गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम WBC के बारे में बात करेंगे, यानी कि ल्यूकोसाइट सेल के बारे में, जो कि ब्लड के अंदर का पाया जाने वाला एक सेल है, जिसको हम वाइट ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने RBC के बारे में पढ़ लिया था, रेड ब्लड सेल के बारे में स्टडी कर ली थी। ठीक है, तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं कि WBC क्या है और ये काम क्या करता है। तो WBC, जिसे कि ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ये बेसिकली क्या है, सेल की इम्यूनिटी को मेंटेन करने या डिफेंस मैकेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, जो जब कभी भी फॉरेन मटेरियल जो है वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो उससे वो लड़ने के लिए भी हेल्प करता है, यानी कि वो फॉरेन मटेरियल को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते भी रहेंगे, मेंटेन इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी मेंटेन करने का काम करता है, डिस्ट्रॉय फॉरेन मटेरियल। कोई भी बाहर से जो भी फॉरेन मटेरियल वो अंदर एंटर कर जाता है तो उसको वो पहचान करके और डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। ठीक है, अब जो WBC है ये क्या है, लार्जेस्ट ब्लड सेल है, लार्जेस्ट ब्लड सेल। ठीक है, लेकिन ये ब्लड में जो है वो केवल 1% ही पाई जाती है। ठीक है, 1% पाई जाती है, लेकिन ये लार्जेस्ट ब्लड सेल है, यानी कि जो हमारा RBC होता है, रेड ब्लड सेल होता है, और प्लेटलेट्स होता है, उसके कंपैरिजन में ये बड़ी होती है। ठीक है, जो इसका नंबर है वो लगभग 4000 से लेकर के 11,000 mmQ ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल वैल्यू है वो 4000 से 11,000 तक होती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो WBC है एक कंप्लीट ब्लड सेल है, कंप्लीट ब्लड सेल। कंप्लीट ब्लड सेल का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होंगे। कंप्लीट ब्लड सेल का मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा और सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होगा। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था, RBC के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, और उसमें कोई भी रेप्लिकेशन यानी कि डिवीजन नहीं हो रहा था, तो उनका नंबर जो है वो डिवीजन के द्वारा नहीं बढ़ रहा था। उनका नंबर जो है, नए नए जब सेल्स बन रहे थे तो वो पुराने सेल को रिप्लेस कर रहे थे और उनके नंबर को इंक्रीज कर रहे थे, ऐसा सा उसके अंदर मैकेनिज्म चल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये एक तो लार्जेस्ट ब्लड सेल है, जिसका जो टोटल ब्लड के अंदर ये लगभग 1% पाई जाती है, और ये एक कंप्लीट ब्लड सेल है जिनके अंदर न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली इसके मैकेनिज्म के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि सपोज कोई इंजरी हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं, कोई इंजरी हुआ या कोई डैमेज हुआ। ठीक है, तो इंजरी या डैमेज होने के बाद जो इंजर्ड सेल या टिश्यू होगा वहां से एक केमिकल रिलीज होगा। ठीक है, रिलीज सम केमिकल। ठीक है, कौन रिलीज करेगा, जो हमारे डैमेज्ड जो सेल या टिश्यू है वो एक तरीके के केमिकल को रिलीज करेंगे। जब ये केमिकल रिलीज होगा तो ये केमिकल क्या करता है, WBC को अट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अट्रैक्ट WBC, यानी कि अदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम करता है। अब ये जो मैकेनिज्म है जिसके द्वारा ये अट्रैक्ट करता है ना, या जो हम कह सकते हैं कि जो कैपेबिलिटी है जिसके द्वारा ये अट्रैक्ट करता है ज्यादा से ज्यादा WBC को, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कीमोटैक्सिस। ठीक है, उसको हम पॉजिटिव कीमोटैक्सिस कहते हैं, किसको, जो कैपेबिलिटी है या प्रोसेस है उसको। अब मान लो कि जो केमिकल रिलीज हुआ उसने WBC को अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट होने के बाद जब जो WBC होंगे वो क्या होंगे, मूव होंगे। ठीक है, मूव, यहाँ हम लिख लेते हैं WBC मूव।
ठीक है। डब्ल्यूबीसी बेसिकली जो अमीबा का जैसा मूवमेंट होता है, तो एमोबॉइड मोशन के द्वारा ये मूव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको भी लिख सकते हैं, एमोबॉइड मोशन। ठीक है, अब जैसे ही ये मोशन हो रहा है, ये जब मोशन प्रेजेंट होता है या चलने लगता है, तो डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन रेट बढ़ जाता है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यूरिंग मोशन डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन रेट इंक्रीजेस। ठीक है, यानी कि जो डब्ल्यूबीसी का जो प्रोडक्शन रेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जब डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो ये किस बात को इंडिकेट करता है? बेसिकली हम मैकेनिज्म के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं कि डब्ल्यूबीसी का नंबर कैसे बढ़ जाता है। तो यही क्या है कि जब इंजरी होगा या डैमेज होगा, तो वो जो डैमेज सेल या टिश्यू है वो एक तरीके का केमिकल रिलीज करेगा। जब केमिकल रिलीज होंगे तो डब्ल्यूबीसी उधर के साइड में अट्रैक्ट होगा। तो ब्लड के अंदर जहां कहीं पे भी डब्ल्यूबीसी है, वो उस इंजर्ड एरिया की तरफ क्या होंगे, या इंजर्ड साइट की तरफ मूव करेंगे। जब वो मूव करेंगे तो उनके मोशन के दौरान या मूवमेंट के दौरान जो डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन रेट है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमने पढ़ा कि डब्ल्यूबीसी का जो नॉर्मल वैल्यू है वैसे तो 11,000 है। ठीक है, सेल पर एमएम, लेकिन अगर इसका जो प्रोडक्शन रेट है वो इंक्रीज हो जा रहा है, यानी कि 11,000 से ज्यादा हो जा रहा है, मोर देन 11,000, तो इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, यानी कि अगर 11,000 से ज्यादा हो जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। अब यहीं पे हम ये भी देख लेते हैं कि अगर किसी वजह से जो डब्ल्यूबीसी का काउंट है वो लो हो जाता है ना, लो काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का अगर काउंट जो है वो लो हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं ल्यूकोपनिया। ठीक है, तब हम इसको ल्यूकोपनिया बोलेंगे। तो ये बेसिकली मैकेनिज्म है, यानी कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो इसका मूवमेंट है वो हो रहा है, तो जो प्रोडक्शन रेट है वो इंक्रीज हो जा रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमारे बॉडी में कहीं इंजरी होती है, कोई डैमेज हो जाता है या कोई इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, तो उस टाइम पे जो डब्ल्यूबीसी का नंबर होगा वो हमेशा बढ़ा हुआ आएगा, है ना। डब्ल्यूबीसी का नंबर उस टाइम पे इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, ये उसी का मैकेनिज्म है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी के टाइप्स के बारे में। टाइप्स, ठीक है, यानी कि जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली ल्यूकोसाइट्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो है ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरा जो है ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर जो है वो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रेजेंट ग्रैन्यूल्स। ये ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होने की वजह से ही इसको हम ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं। ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ए का मतलब हमेशा एब्सेंट। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है या जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स एब्सेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्दर डिवीजन है। ए ग्रैन्युलोसाइट्स वापस से दो भागों में बांटा गया है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। और जो हमारा ग्रैन्युलोसाइट्स है, ग्रैन्युलोसाइट्स को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा जो है इस्नोफिल्स और लास्ट जो है वो है बेसोफिल्स।
ठीक है। ये बेसिकली हमें ये तो पता ही है कि जब जो भी WBC है, WBC का चाहे जो भी टाइप है, ये बेसिकली किसके लिए काम कर रहा है, इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए काम कर रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म को शो करने के लिए काम कर रहा है। और जब भी इंजरी या कोई ऐसी चीज होती है तो ये हमेशा अपने नंबर को इंक्रीज कर लेता है। अब हम बारी बारी से एक एक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रैनुलोसाइट्स क्या होते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। ग्रैनुलोसाइट्स बेसिकली क्या है कि जब ग्रैनुलोसाइट्स बनते हैं तो ग्रैनुलोसाइट्स की फॉर्मेशन को हम ग्रैनुलोपोइसिस बोलते हैं। ग्रैनुलोपोइसिस, ग्रैनुलोपोइसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स। तो ग्रैनुलोसाइट्स की फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, ग्रैनुलोपोइसिस, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा ये है कि ये जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं इनके अंदर मल्टी लोब्ड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर सपोज करो कि ये एक न्यूक्लियस है तो इनके न्यूक्लियस में कई सारे ऐसे ऐसे लोब प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड लोब, है ना, इसके अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टी लोब्ड न्यूक्लियाई, ठीक है। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियाई, मल्टी का मतलब हो गया कई सारा, और लोब यानी कि लोब, इनके न्यूक्लियस के अंदर कई सारे लोब क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब इसके सबसे पहले टाइप के बारे में हम पढ़ते हैं, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स ये WBC का एक कंपोनेंट है, WBC के अंदर का एक कंपोनेंट है हम कह सकते हैं। और ये बेसिकली क्या है, जो हमारे बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्वेजन है या कोई ऐसी चीजें हैं जो हमारे बॉडी को हार्म कर रही हैं, या जो डेड सेल होते हैं उनको ये रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। रिमूव डेड सेल, डेड सेल को भी रिमूव करने में काम करते हैं, और या जो रिमूव डैमेज्ड टिश्यू या सेल, ठीक है, सेल या टिश्यू जो भी है उसको रिमूव करने का काम करता है। और बैक्टीरियल इन्वेजन से बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक्टीरियल इन्वेजन, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका काम है, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये हाईली मोबाइल होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो है वो मोबिलिटी का जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। हाईली मोबाइल होते हैं, और ये क्या है कि थिन होते हैं। थिन माने पतले, ठीक है। और इनका जो नंबर है वो बहुत ही जल्दी इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। तो नो राइज वेरी क्विकली इन एरिया ऑफ डैमेज, यानी कहीं पे डैमेज हो जाए तो उस एरिया में ये जल्दी से अपनी संख्या को नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि अगर कोई जो सेल है वो डैमेज हो गया, सपोज कि अगर जो सेल है वो डैमेज हो गया तो ये बेसिकली एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कीमोटैक्सिन्स रिलीज करते हैं। ये क्या करता है, जो कीमोटैक्सिन्स है ये अधिक से अधिक न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अट्रैक्ट मोर न्यूट्रोफिल्स, अधिक से अधिक जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम करता है, ठीक है। बाकी बेसिकली जो हमने यहाँ पे देखा कि ये अपनी संख्या को जल्दी नहीं बढ़ाते हैं, वहां पे जहाँ पे भी इन्फेक्शन वगैरह
क्रिएट हो गया है ना। लेकिन ये क्या करते हैं कि वहां पे जो भी बैक्टीरिया है या जो भी इस तरीके की चीजें हैं उनको एनगल्फ करने का काम करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फाइगोसाइटोसिस। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एनगल्फ एंड किल बैक्टीरिया बाई फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के द्वारा ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। ठीक है, और ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं लगभग 6 से लेकर के 9 घंटे तक ये जिंदा रहते हैं ब्लड स्ट्रीम में, है ना। इनकी जो लाइफ स्पैन है वो इतनी ही है, इतना टाइम तक ये जिंदा रहते हैं। अब इनका जो न्यूक्लियाई है ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि इनमें इनके न्यूक्लियस के अंदर मल्टी लोब्ड होते हैं, तो अप टू 6 लोब, 6 लोब के लगभग इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये क्या है, ग्रैन्युलोसाइट्स का एक टाइप है। तो हमने पढ़ा था कि ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली जो न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स के ग्रैन्यूल्स में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, या इनका ग्रैन्यूल्स ही एक तरीके का लाइसोसोम्स होता है। ठीक है, लाइसोसोम। ठीक है, तो बेसिकली इनके जो ग्रैन्यूल्स हैं वो एक तरीके से लाइसोसोम होते हैं। और लाइसोसोम क्या काम करता है, इसके अंदर एक एंजाइम होता है। लाइसोसोम के अंदर एंजाइम होता है जो काम क्या करता है, जो भी मटेरियल है उनको एनगल्फ करने या डाइजेस्ट करने का काम करता है। एनगल्फ एंड डाइजेस्ट। ठीक है, मटेरियल को एनगल्फ करने व डाइजेस्ट करने का काम करता है। कैसे ये काम करता है, क्योंकि इनके अंदर जो है वो एक विशेष प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम कहाँ होंगे, लाइसोसोम्स में। और लाइसोसोम्स क्या है, बेसिकली ग्रैन्यूल्स है जो कि न्यूट्रोफिल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये था बेसिकली न्यूट्रोफिल्स के अंदर। तो न्यूट्रोफिल्स के अंदर ये एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि इनके जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें कई लोब प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स नेचर होता है, हाईली मोबाइल होते हैं, और ये अपनी संख्या को नहीं बढ़ाते। ये बस उस जगह पे जहाँ पे भी डैमेज क्रिएट हुआ है या ऐसी कोई फॉरेन पार्टिकल चली गई है उनको ये एनगल्फ करने का काम करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा बी है या सेकेंड है वो क्या है, स्नोफिल्स। स्नोफिल्स। ठीक है, स्नोफिल्स का मतलब ये भी जो है ग्रैन्युलोसाइट्स का एक टाइप है। ठीक है, तो बेसिकली जो स्नोफिल्स होते हैं ये भी फैगोसाइटोसिस के लिए कैपेबल होते हैं, कैपेबल फॉर फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के लिए कैपेबल होते हैं, लेकिन ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनसे कम एक्टिव होते हैं। ठीक है, अपने ऊपर जो पढ़ा न्यूट्रोफिल्स उससे ये कम ही एक्टिव होते हैं, लेकिन ये भी फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। तो बेसिकली इनके अंदर जो है मुख्यतः या बेसिकली क्या होता है, पैरासाइट्स जो होते हैं उनके एलिमिनेशन में रोल प्ले करते हैं, है ना। एलिमिनेट पैरासाइट्स, पैरासाइट्स को एलिमिनेट करने में रोल प्ले करते हैं। यानी कि जो भी पैरासाइट्स का मतलब पता है, जो हमारे बॉडी के ऊपर डिपेंड होकर के जिंदा रहते हैं या जो किसी और जीव के ऊपर डिपेंड होकर के जिंदा रहते हैं, वो बेसिकली क्या है, पैरासाइट्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या काम करते हैं, पैरासाइट्स के एलिमिनेशन में रोल प्ले करते हैं, है ना। जिनका कि जो वो पैरासाइट्स जो जिनकी जो क्या कह सकते हैं हम कि जो बड़े होते हैं, जिनका आकार बड़ा होता है ना, साइज में जो बड़े हैं, साइज जिनका क्या है, ज्यादा है, जिनको हम फैगोसाइट नहीं कर सकते, कैन नॉट ठीक है, फैगोसाइटिस का जो प्रोसेस है जिनके अंदर नहीं हो सकता है, यानी कि जिनका जो साइज है वो ज्यादा है, तो उनको ये एलिमिनेट करने का काम करते हैं। अब कैसे करते हैं कि इनके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, है ना। स्पेशल, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंटेन
स्पेशल टॉक्सिक केमिकल्स। ठीक है, ये टॉक्सिक केमिकल्स जो है वो ग्रैन्यूल्स के अंदर स्टोर होते हैं, स्टोर्ड इन ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स के अंदर बेसिकली ये प्रेजेंट होते हैं। अब क्या है कि जब कोई भी जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है उससे जब वो एंटर करता है तो इस्नोफिल्स हमेशा उससे क्या कर लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं, है ना, जिनको एनगल्फ नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो लार्ज साइज के जो भी ये हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं या जो पैरासाइट्स हैं, उनको इनके अंदर का जो टॉक्सिक केमिकल है जो कि ग्रैन्यूल्स में प्रेजेंट होता है वो उनको बाइंड करने का काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली जब ये बाइंड होते हैं तो इनसे जो है वो केमिकल रिलीज होता है, बाइंड करके एक तरीके का केमिकल क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो इससे क्या होती है, एलर्जिक रिएक्शन में जो है इनकी संख्या बढ़ जाती है, यानी कि ऐसा अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है तो ये अपने नंबर को हमेशा इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल है वो बेसोफिल्स होता है, लेकिन इस्नोफिल्स भी एलर्जिक रिएक्शन में अपनी संख्या को क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं, है ना। तो जब इस्नोफिल्स जो है वो माने कि इनके अंदर टॉक्सिक केमिकल्स प्रेजेंट हैं जो कि ग्रैन्यूल्स के अंदर स्टोर होता है, और जब भी कोई इन्फेक्शियस मटेरियल या पैरासाइट्स इनके अंदर जाता है तो वो उससे बाइंड हो जाते हैं और एक तरीके का केमिकल रिलीज करते हैं और अपनी संख्या को इंक्रीज करते हैं। बेसिकली ये इनके अंदर का मैकेनिज्म है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बेसोफिल्स के बारे में। ठीक है, जो हमारे ग्रैन्युलोसाइट्स का जो है वो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है बेसोफिल्स। ठीक है, तो जो बेसोफिल्स होता है ये अभी हमने पीछे पढ़ा कि ये बेसिकली किसके लिए काम करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। तो कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इनके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होते हैं उन साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स के अंदर हिपैरिन, हिस्टामीन या ऐसे कई सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो इन्फ्लामेशन को प्रमोट करते हैं, है ना। तो उन्हीं से ये पैक्ड होते हैं बेसिकली, जो इनका हम लिख सकते हैं कि जो इनके साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स हैं, साइटोप्लाज्मिक granules packed with heparin, histamine and other substances which responsible for inflammation, है ना। यानी कि जो इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ऐसे सब्सटेंसेस, और हिपैरिन और हिस्टामिन इन सबसे इनके जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स हैं वो हमेशा पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन के प्रति ये रिस्पॉन्स करते हैं, यही इनका मेन फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें हमने 3 तरीके के सेल के बारे में पढ़ा था। जो है हमने हमारे ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर जो हमारा पहला था वो न्यूट्रोफिल्स था, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में हमने देखा कि वो अपनी संख्या को इंक्रीज कर रहे थे। ठीक है, और इस्नोफिल्स जो था वो एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन उसका जो मेन काम था वो ये था कि वो पैरासाइट्स जो होते हैं जिनका जिनका हम फैगोसाइटोसिस नहीं कर सकते, जिनका जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो बेसिकली ये उनको एलिमिनेट करने का काम कर रहे थे। और जो हमारा थर्ड है वो है बेसोफिल्स। ये बेसोफिल्स क्या काम करते हैं, ये बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं, इन ग्रैन्यूल्स के अंदर हिपैरिन, हिस्टामाइन या और भी ऐसे इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस के, इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंसेस इनके अंदर मौजूद होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे ग्रैन्युलोसाइट्स का टाइप। अब है नेक्स्ट है ए ग्रैन्युलोसाइट्स।
ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ए ग्रैन्युलोसाइट्स हमने पढ़ा, पीछे ही बात कर लिया था, यानी जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। तो ये टोटल ल्यूकोसाइट जो काउंट है उनका 25 से 50% लगभग ये होता है ना। 25 to 50% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है, यानी कि लार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। नो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। अब इसके हमने टाइप्स के बारे में बेसिकली पीछे अभी देख लिया था कि ये 2 टाइप के होते हैं। यहां पे हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अब जो लिम्फोसाइट होता है बेसिकली ये फर्दर 2 तरीके से डिवाइड होता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट में। अभी हम इसको देखेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि मोनोसाइट्स बेसिकली क्या होते हैं। ये WBC के लार्जेस्ट सेल हैं, लार्जेस्ट ऑफ WBC है ना। WBC तो सबसे बड़ा सेल है ही, लेकिन WBC के अंदर जो सबसे बड़े सेल हैं वो क्या है, या एलिमेंट है वो क्या है, मोनोसाइट है। ठीक है, और इसके अलावा ये हो गया इसके अंदर का पहला पॉइंट। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं कि जो मोनोसाइट है ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट होते हैं, जो कि फैगोसाइटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन इसी में कुछ ऐसे होते हैं जो टिश्यू के अंदर चले जाते हैं और वहां पे जो मैक्रोफेजेस में क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो मैक्रोफेजेस में जो डेवलप हो जाते हैं वो भी, और पहला वाला जो था यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन में चला जा रहा है, ये दोनों इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस करता है ना, जो कि हाइपोथैलेमस पर एक्ट करता है और ग्लोबुलिन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और टी लिम्फोसाइट्स के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो ये सारे काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि some monocytes circulate into blood, है ना। अब जो ब्लड में सर्कुलेट होते हैं वो बेसिकली काम क्या करते हैं, ब्लड में जो सर्कुलेट हो रहे हैं वो क्या काम करेंगे, फैगोसाइटिक एक्टिविटी, फैगोसाइटिक एक्टिविटी। ठीक है, अब यहां पे लिख सकते हैं एंड सम some present in tissue, जो टिश्यू में चले जाते हैं वो क्या काम करते हैं, डेवलप्ड इन मैक्रोफेजेस। ठीक है, डेवलप्ड इन मैक्रोफेजेस। अब ये जो दोनों के दोनों सेल हैं, बोथ प्रोड्यूस इंटरल्यूकिन फर्स्ट। ठीक है, ये जो दोनों सेल हैं ये इंटरल्यूकिन फर्स्ट को रिलीज करने का काम करता है। अब ये इंटरल्यूकिन फर्स्ट क्या काम करता है, एक्ट ऑन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस काम क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है ना। तो जब ये इस पे एक्ट कर रहे हैं, यानी कि इसके द्वारा क्या हो रहा है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट फंक्शन ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट। ठीक है, स्टिमुलेट ग्लोब्यूलिन प्रोडक्शन, ग्लोब्यूलिन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। और नेक्स्ट काम इनका क्या है कि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। एक्टिवेट टी लिम्फोसाइट प्रोडक्शन।
ठीक है। टी लिम्फोसाइट प्रोडक्शन के को एक्टिवेट करते हैं या उसको एनहेंस करते हैं, हम दोनों तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो मोनोसाइट्स के काम है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा लिम्फोसाइट्स है। लिम्फोसाइट्स क्या है, ये मोनोसाइट्स से छोटे होते हैं, ठीक है, स्मॉलर देन मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स से ये छोटे होते हैं, ठीक है। और इसके जो न्यूक्लियाई हैं वो लार्जर होते हैं, लार्जर न्यूक्लियाई। ये सेल तो छोटे हैं लेकिन इनके जो न्यूक्लियाई हैं वो क्या है, लार्जर हैं, ठीक है। और ये बेसिकली एक विशेष टाइप के, स्पेशल टाइप के स्टेम सेल से डेवलप होता है जिसको प्लूरीपोटेंट सेल कहते हैं। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल के द्वारा डेवलप होते हैं, है ना, डेवलप्ड बाई प्लूरीपोटेंट सेल, इनके द्वारा ये डेवलप होते हैं। अब हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं, ये इनमें दो प्रकार के लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, टी और बी। तो ये दोनों के दोनों जो सेल हैं वो सेम स्टेम सेल से ही, यानी कि प्लूरीपोटेंट सेल स्टेम सेल से ही डेवलप होंगे। लेकिन इनके डेवलपमेंटल फेज में जब ये चले जाते हैं तो इनके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनको हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहला टी लिम्फोसाइट्स या जिसको हम टी सेल कहते हैं, और दूसरा जो है बी सेल, है ना। और बेसिकली ये काम क्या करते हैं, जो टी सेल हैं और बी सेल हैं या जो लिम्फोसाइट्स हैं, ये सारे के सारे ही इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और डिफेंस मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके लिए ये वर्क करते हैं। तो ये टोटल था हमारा WBC के बारे में कि WBC क्या होता है ना। WBC के अंदर हमने देख लिया कि जो WBC है दो टाइप के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। जो ग्रैनुलोसाइट्स था, ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर हमने देखा था न्यूट्रोफिल, स्नोफिल और बेसोफिल्स, और ए ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर हमने मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ा था। अब लिम्फोसाइट्स का फर्दर दो डिवीजन था, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।